अस्सलाम वालेकुम गाइस, होपफुली यू आर ऑल गुड। सबसे पहले तो आप सबका वेलकम है आपके प्यारे चैनल स्टडी विद पोला में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक स्पेशल वीडियो जो आपको YouTube की हिस्ट्री में नहीं मिलने वाली। ये एक किस्म का तोहफा है तमाम लर्नर्स के लिए। उसका रीज़न है कि ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें 64 लिटरेरी टर्म्स आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी। सो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाने के लिए, इसको समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है। आइए गाइस, टाइम को ना वेस्ट करते हुए आज लिटरेरी टर्म्स सीखते हैं। आपके ये 70 मिनट आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज लेकर आएंगे। सो डोंट मिस ऑल वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, allusion. An allusion is a reference to a well-known person, event, place, literary work, or work of art. Allusion allow the writer to express complex ideas without spelling them out. Understanding what a literary work is saying often depends on recognizing its allusion and the meaning they suggest. Allusion एक किस्म का रेफरेंस होता है जो किसी भी पर्सन, इवेंट, प्लेस, लिटरेरी वर्क और वर्क ऑफ आर्ट से रिलेट कर सकता है। अलूजन जो है वो राइटर को इजाज़त देता है कि वो जो अपने कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ हैं उनको बयान कर सके बगैर कहे। एक लिटरेरी टर्म या वर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए इसके अलूजन को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि इसमें क्या बात की जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डोंट एक्ट लाइक अ रोमियो इन फ्रंट ऑफ हर। जब आप ये कहते हैं किसी पर्सन को डोंट एक्ट लाइक अ रोमियो इन फ्रंट ऑफ हर, तो ये एक किस्म का रेफरेंस है। ये रेफरेंस है शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट को। रोमियो एक पैशनेट लवर था, यानी कि एक चीज़ बयान कर कर आप उसका दूसरी चीज़ का रेफरेंस दे रहे हैं। आपकी क्लास में एक बच्चा आता है, आप उससे पूछते हैं कि हु इज़ द नेक्स्ट न्यूटन। अगर आप न्यूटन का वर्ड यूज़ करते हैं तो न्यूटन एक इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था, तो यानी कि आप उसको उसका रेफरेंस दे रहे हैं। आपने एक बात कही और आपने उसका कुल जो है सिनेरियो जो है आपने एक वर्ड में बयान कर दिया कि ये जो है न्यूटन है हमारी क्लास का, यानी कि एक इंटेलिजेंट साइंटिस्ट से रिलेट कर कर आप उसको बता रहे हैं। इसी तरह उर्दू एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, आसमान से गिरा खजूर मेट का। ये भी एक एग्जाम्पल है कि आप एक चीज़ का कि एक पर्सन जो है मुसीबतों में मुब्तला था, अगेन मुसीबतों में मुब्तला हो गया है, तो जी ये एलुजन है। नेक्स्ट अपनी टर्मिनोलॉजी की तरफ मूव करते हैं। एनालॉजी। एन एनालॉजी मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर थिंग्स दैट आर सिमिलर इन सम वेज बट अदरवाइज अनलाइक। एनालॉजी जो है एक किस्म का कंपैरिजन है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान। वो आपस में मिलती जुलती तो हैं बहुत से वेज में, बट थोड़ा सा उसमें अनलाइक भी हैं, एक जैसी नहीं भी हैं। जैसे कि आप एग्जांपल जो हैं आपके सामने हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लाइफ इज़ अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। अब लाइफ जो है, बॉक्स जो होता है ना चॉकलेट का, वो खुशियों से यानी कि वो एक मिठास से भरा होता है। तो लाइफ चॉकलेट जैसी है भी, जो लाइफ का बॉक्स है वो चॉकलेट से भरा हुआ है भी, बट उसमें डिफ़िकल्टीज भी हैं, यानी कि सिमिलर इन मैनी वेज बट अदरवाइज अनलाइक। सेकेंड एग्जाम्पल से जो आपको एनालॉजी है बेहतरीन तरीके से समझ आ सकती है, कार्बन कॉपी। अब आप जब कार्बन कॉपी का वर्ड यूज़ करते हैं किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो कार्बन कॉपी जो है उस पर्सन की सिमिलर तो होगी बहुत से वेज में, बट वो ओरिजिनल नहीं होगी, यानी कि उसमें कुछ अनलाइकनेस भी मौजूद होगी। थर्ड एग्जाम्पल, इफ यू कैन रन नॉट फ्लाई देन रन। अब ये जो एग्जाम्पल है, ये एनालॉजी जो है, इट्स अ काइंड ऑफ रेफरेंस टू बर्ड्स। अब बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई ही करते हैं, बट उनको कोई जख्म आ जाए या चोट आ जाए देन उनको भागना पड़ता है।
ठीक है, एक चीज में बहुत ज्यादा सिमिलर होना बट ट्रूली ना होना, मतलब थोड़ा सा उसमें अनलाइकनेस मौजूद हो, तो उसको कहा जाता है एनालॉजी। Anecdote. An anecdote is a brief story about an interesting, amusing, or strange event. Writers tell anecdote to entertain. अब जी बात आती है जी anecdote। ये थर्ड जो लिटरेरी टर्म आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। Anecdote एक किस्म की ब्रीफ स्टोरी, मुख्तसर स्टोरी अबाउट एन इंटरेस्टिंग, दिलचस्प, अम्यूजिंग, एंटरटेनिंग और एक स्ट्रेंज इवेंट के बारे में होती है। राइटर्स जो हैं एनेक्डोट को जो रीडर्स हैं उनको इंटरटेन करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पॉलिटिशियन who is arguing for a different type of healthcare program includes anecdote about a little girl who was not able to have a transplant due to insurance. अब एक पॉलिटिशियन है, वो एक अपनी तकरीर कर रहा है, तकरीर के दौरान वो मुख्तलिफ जो है चीज़ें, डिफरेंट किस्म की हेल्थ केयर जो है प्रोग्राम से रिलेट वो बातें कर रहा है। अचानक वो एनेक्डोट के तौर पे एक लड़की की स्टोरी बयान करना शुरू कर दे, अपनी तकरीर को इंटरेस्टिंग करने के लिए कि एक लड़की है वो ट्रांसप्लांट नहीं करा पा रही इंश्योरेंस की कमी की वजह से। तो वो जो है अपनी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इंटरटेनिंग बनाने के लिए जो एनेक्डोट के तौर पे लड़की की स्टोरी को यूज कर रहा है। तो कोई भी ऐसी स्टोरी जो राइटर इस्तेमाल करता है या और पर्सन इस्तेमाल करते हैं अपनी तकरीर को, अपनी बात को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसमें अम्यूजमेंट का एलिमेंट लाने के लिए, तो उसको एनेक्डोट कहा जाता है। एंटागोनिस्ट. The term antagonist comes from the Greek word which means opponent, competitor or rival. ये जो टर्म एंटेगोनिस्ट है ये ग्रीक वर्ड से निकली है जिसका मीनिंग है ओपोनेंट, आपका मुखालिफ, कंपटीटर आपका चैलेंजर, और राइवल यानी कि दुश्मन। एन एंटेगोनिस्ट इज अ कैरेक्टर और अ फोर्स इन कॉन्फ्लिक्ट विच आ मेन कैरेक्टर और प्रोटैगनिस्ट। ये एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो कॉन्फ्लिक्ट में मेन होता है और एक किस्म का प्रोटैगनिस्ट भी होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि हैमलेट जो है प्ले आपने पढ़ा होगा, सबने चैनल पे ये वीडियो भी मौजूद है। हैमलेट जो कैरेक्टर है अपने प्ले में वो एक मैड कैरेक्टर है और एक किस्म का कम्प्लेक्स कैरेक्टर है। तो ये एक किस्म का चैलेंजर है तमाम अदर कैरेक्टर्स को, दूसरे सारे कैरेक्टर्स को ये एक किस्म का उनका कंपटीटर है, उनको चैलेंज दे रहा है। तो ये हैमलेट प्ले का जो हैमलेट कैरेक्टर है उस प्ले का एंटेगोनिस्ट है। आर्गुमेंट. An argument is the main character of the poem, an essay, a short story, or a novel, which usually appears as an introduction or a point on which the writer will develop his work in order to convince the readers. आर्गुमेंट एक किस्म का जी मेन कैरेक्टर है किसी भी पोएम का, ऐसे का, शॉर्ट स्टोरी का और एक नॉवल का, जो यूजुअली यानी कि आमतौर पर अपीयर होता है, रूनुमा होता है एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन के तौर पे, और अ पॉइंट जिसमें राइटर डेवलप करता है, पैदा करता है अपने काम में एक ऐसी बात जिससे वो रीडर को कन्विंस कर सके। आर्गुमेंट वो होता है एक किस्म का दलील आप बोल सकते हैं कि जब आप अपनी बात को कन्विंस करने के लिए एक बात लेकर आते हैं, एक ऐसी बात जिससे आप अगले बंदे को अपनी तरफ मुतवज्जो कर सके, अटेंशन आप अपनी तरफ उसकी जो है बिखरी हुई अटेंशन को अपनी तरफ ले आओ, तो ये आर्गुमेंट है। और राइटर्स में ये खसूसियात होती है कि अपने आर्गुमेंट्स के ज़रिए रीडर्स को अपनी बात पे कन्विंस करना जानते हैं। Atmosphere. Atmosphere or a mood is the feeling created in the reader by literary work or passage. Atmosphere एक किस्म का मूड और फीलिंग है जो रीडर में क्रिएट की जाती है, पैदा की जाती है बाय अ लिटरेरी वर्क और पैसेज, किसी भी काम और पैसेज के जरिए। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं जैसे कि आप सबको पता है, आप सब बैठे हैं
टीचर क्लासरूम में एंटर हुआ है, वो आपसे प्रीवियस लेक्चर के बारे में पूछेगा, फिर वो कुछ ऐसे क्वेश्चन करेगा जो टॉपिक से रिलेटेड होंगे, तो वो आपकी एटमॉस्फेयर बना रहा है, माहौल बना रहा है, ताकि सीखने वाले के माइंड में क्वेश्चंस क्रिएट हो और उसका मूड जो है लर्निंग की तरफ लाया जा सके। तो जी ये एटमॉस्फेयर है। नेक्स्ट, ऑटोबायोग्राफी। An autobiography is the story of the writer's own life, told by the writer. Autobiographical writing tell about the person's whole life or only a part of it. Autobiographies are about real people and events. They are in a form of non-fiction. Most of the autobiographies are written in the first person. ऑटोबायोग्राफी एक ऐसी स्टोरी है जो राइटर की खुद की लाइफ के बारे में होती है, टोल्ड बाय द राइटर, और राइटर वो खुद ही बयान करता है। ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स टेल अबाउट द पर्सन्स होल लाइफ। जो पर्सन अपने बारे में कहानी बताता है वो उसकी पूरी लाइफ के बारे में भी हो सकती है और कुछ हिस्से के बारे में भी वो डिस्कशन कर सकता है। ऑटोबायोग्राफीज आर अबाउट रियल पीपल। ये रियल पीपल के बारे में होता है, यानी कि ये फर्जी किरदारों के बारे में नहीं होती। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ऑटोबायोग्राफीज हमेशा जो है हकीकी किरदारों के बारे में, वाकयात के बारे में होती हैं, और ये नॉन फिक्शन होती हैं, यानी कि इसमें इमेजिनरी नहीं होती, इसमें गोस्ट वगैरह नहीं होते, ये असल जिंदगी से मुतल्लक होती हैं। ऑटोबायोग्राफीज आर रिटन इन द फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन में हमेशा लिखी जाती हैं। बायोग्राफी। A biography is a form of non-fiction in which a writer tells the life story of another person. Most biographies written about famous or admirable people. Although biographies are non-fiction, the most effective ones share the qualities of good narrative writings. बायोग्राफी जो होती है ये नॉन फिक्शन होती है। अगेन जैसे ऑटोबायोग्राफी जो थी वो भी नॉन फिक्शन थी, बट वो राइटर्स की खुद की लाइफ के बारे में थी। बट जो बायोग्राफी है वो किसी और की लाइफ के बारे में होती है, यानी खुद के लाइफ के बारे में नहीं, अनदर पर्सन, सेकंड पर्सन के बारे में है। मोस्ट बायोग्राफीज, जो ज्यादातर जो बायोग्राफीज लिखी जाती हैं फेमस और एडमायरेबल पीपल के बारे में लिखी जाती हैं, जैसे कि कायदे आजम, फातिमा जिन्ना, इसी तरह और शख्सियात, अल्लामा इकबाल, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस और एडमायरेबल हों, लोग उनके बारे में बायोग्राफीज लिखते हैं। अपनी जो है सारी जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके उनके बारे में, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जो है वो बायोग्राफीज लिखी जाती हैं। ये नॉन फिक्शन होती हैं। अगेन क्योंकि ये रियल होती हैं तो ये नॉन फिक्शन होती हैं। मोस्ट इफेक्टिव वो होती हैं जिसमें गुड नैरेटिव होता है, अच्छा बयानिया होता है, उसको ज्यादातर लोग पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कॉमेडी। A comedy is a literary work, especially a play, which is light, often humorous or satirical and unhappy. Comedy depicts ordinary characters faced with temporary difficulties and conflicts. कॉमेडी एक ऐसा लिटरेरी वर्क होता है जो मजाकिया अंदाज और इंटरटेनिंग अंदाज में बयान किया जाता है। ये सैट्रिकल भी होता है, यानी कि इसमें कुछ तंजो मजाक होता है तनकीदी लिहाज से भी, बट ये एंड जो इसका होता है वो हैप्पीली होता है। कॉमेडीज आम किरदारों को खूबसूरत अंदाज में बयान करती हैं जो अपनी लाइफ में मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, बट वो हैप्पीली इनको फेस करते हैं। मिस्टर बीन। मिस्टर बीन आपने देखा होगा, एक प्रोग्राम, एक किस्म का एपिसोड्स हैं उसकी डिफरेंट किस्म की, वो कॉमेडी है। उसकी लाइफ में डिफिकल्टीज तो हैं, बट वो ऐसे बयान किया जाता है कि देखने वाला जो है एंटरटेन हो जाता है, तो उसको आप कॉमेडी कहेंगे। अब आप कहते हैं कि जी कॉमेडी की टाइप्स क्या क्या हैं। कॉमेडी की टाइप्स जो हैं उसमें रोमांटिक कॉमेडी आ जाती है। रोमांटिक कॉमेडी इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम्स बिटवीन लवर्स। इसमें प्रॉब्लम्स तो होंगी बट ये दो प्यार करने वालों के दरमियान होंगी। क्लाइमेक्स। The climax, also called the turning point,
in the high point in the action of the plot. It is the moment of the greatest tension when the outcome of the plot hangs in the balance. क्लाइमेक्स एक किस्म का जी टर्निंग जो है पॉइंट है। अभी आप देखते हैं कोई भी ड्रामा, कोई भी प्ले, उसका एक प्लॉट होता है जिस पे कहानी बयान की जाती है। जब देखने वाले नाजरीन बहुत ही तवज्जो से, अटेंशन से एक चीज़ देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो क्लाइमेक्स जो होता है एक ऐसा पॉइंट होता है, टर्निंग पॉइंट होता है जो स्टोरी का रुख बदलने लगता है। या तो उसका नेगेटिविटी में एंड हो सकता है या पॉजिटिविटी में एंड हो सकता है। क्लाइमेक्स जो है पढ़ने वाले की और देखने वाले की जो क्यूरियोसिटी होती है अंदर की, उसको बहुत ज़्यादा हाई पॉइंट पे ले आता है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ये जो है स्टोरी के रुख को बदल देता है, जिसकी वजह से बहुत से जो व्यूअर्स होते हैं वो आगे क्या होने वाला है इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा टेंशन देते हैं। इट इज़ द मोमेंट ऑफ द ग्रेटेस्ट टेंशन, ये एक मोमेंट है, एक लम्हा है जो ग्रेटेस्ट टेंशन है। व्हेन द आउटकम ऑफ द प्लॉट, के आगे जो प्लॉट है उसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है, तो इसी को क्लाइमेक्स कहा जाता है। करेक्टर, a character is a person or an animal that makes part in the action of a literary work. The main or major character is the most important character in a story, poem or play. A minor character is one takes part in the action but is not the focus of attention. Characters are sometimes classified as flat or round. A flat character is one-sided and often stereotypical. A round character, on the other hand, is fully developed and exhibits many traits, often faults and virtues. A dynamic character is one changes or growing during the course of the work. A static character is one who does not change. Character जो होता है ये person भी हो सकता है और animal भी हो सकता है। That makes part in the action of a literary work, जो किसी भी literary work में अपना किरदार अदा करता है। द मेन और मेजर कैरेक्टर, किसी भी इम्पोर्टेंट स्टोरी में, पोएम में और प्ले में कैरेक्टर मेन भी हो सकते हैं, मेजर भी हो सकते हैं और माइनर भी हो सकते हैं, जो उस कहानी में अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। अ माइनर कैरेक्टर इज वन हु टेक्स पार्ट इन द एक्शन बट इज नॉट द फोकस ऑफ अटेंशन। अब जब कहानी है इसमें कुछ हीरोज होते हैं, कुछ बैक रोल अदा करते हैं। अब कुछ माइनर कैरेक्टर्स होते हैं। माइनर कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी कहानी में जो फोकस ऑफ अटेंशन नहीं होते, यानी कि सारी की सारी टेंशन उन पे नहीं होती, ये थोड़ा इनका थोड़ा सा रोल होता है, कुछ डायलॉग्स इनको दे दिए जाते हैं, तो ये जी माइनर कैरेक्टर कहलाते हैं। अब कैरेक्टर जो हैं वो समटाइम्स उनको क्लासिफाइड किया जाता है, यानी कि उनकी ब्रांचेस बना दी जाती हैं, एक फ्लैट कैरेक्टर और एक राउंड। अब जी फ्लैट कैरेक्टर और राउंड कैरेक्टर क्या है इसको समझने की आप कोशिश कीजिए। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। अ फ्लैट कैरेक्टर इज वन साइडेड। फ्लैट कैरेक्टर होता है जी वन साइडेड कैरेक्टर है एंड ओपन स्टेरियोटिपिकल, यानी कि जी पहले से जी इसका कोई माइंड डेवलप हुआ है, वो अपने चेंज नहीं लेकर आ रहा उसमें, ठीक है। और जो राउंड कैरेक्टर है ऑन द अदर हैंड इज फुली डेवलप्ड, ये डेवलप्ड कैरेक्टर है एंड एग्जिबिट्स मैनी ट्रेट्स ऑफन फॉल्ट्स एंड virtues। ये जो राउंड कैरेक्टर है जी ये फॉल्ट्स भी लेकर आ रहा है, नेकियां भी लेकर आ रहा है, ये काफी डेवलप और एक किस्म का एक शानदार कैरेक्टर है। अब जी बात आती है जी एक और किस्म का कैरेक्टर है डायनेमिक कैरेक्टर। डायनेमिक कैरेक्टर इज वन हु चेंजेस और ग्रोइंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द वर्क। ये ऐसा कैरेक्टर है जो अपने जो काम के दौरान इसमें चेंजिंग्स आएंगे, ग्रो करेगा ये कैरेक्टर। और स्टैटिक कैरेक्टर इज वन हु डज नॉट चेंज, ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने अंदर चेंज ही नहीं लेकर आ रहा जी, इस किस्म का स्टैटिक कैरेक्टर है, मुंजमद किस्म का कैरेक्टर है जी। ये हो गया कैरेक्टर, आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग अ कैरेक्टर। कैरेक्टराइजेशन आप कह सकते हैं कि जी एक टूल है जो क्रिएट करता है और डेवलप करता है एक कैरेक्टर को। ऑथर्स जो होते हैं वो दो मेजर मेथड्स यूज करते हैं कैरेक्टराइजेशन के लिए। एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। अब इसमें फर्क क्या है आइए पढ़ते हैं। When using direct characterization, a writer states the characters, traits or characteristics. जब डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन की बात आती है, जो राइटर होता है बयान कर देता है कैरेक्टर्स को,
उनकी बातों को, उनकी खूबियों खामियों को और उनकी कैरेक्टरिस्टिक जितनी भी जो उनकी अंदर बातें हैं वो डायरेक्ट उसने बयान कर दी, अपना जो नैरेटिव है उसने बयान कर दिया। When describing a character indirectly, जब indirect की बात आती है, writer depends on the reader to draw conclusions about the character's traits. Sometimes the writer tells what other participants in the story say and think about the character. अब इसमें जो है राइटर डायरेक्ट नहीं बयान करेगा, वो ये रीडर पे छोड़ देगा कि वो स्टोरी पढ़ें, उसका कंक्लूजन, उसके रिजल्ट जो है वो अपने हिसाब से निकालें। अब डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन में और इनडायरेक्ट में फ़र्क ये है कि जब राइटर ने खुद बता दिया कि ये इसमें खूबी है, इस कैरेक्टर में ये इसमें खामी है, तो वो डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन होगी। जब राइटर खुद नहीं बता रहा, रीडर जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग से रिजल्ट्स डिवेलप करेगा, तो वो जी इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन होगी। होपफुली यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी हैव टू मूव अनदर लिटरेरी टर्म, dialect. Dialect is the form of a language spoken by people in a particular region or group. Dialect एक किस्म की ज़ुबान है, एक लैंग्वेज है जो एक ख़ास किस्म के ग्रुप और इलाके में बोली जाती है। Dialects differ in pronunciation, grammar and word choice. Dialect जो होता है वो pronunciation में, grammar में और इसके जो चूज़ किए हुए वर्ड हैं उसमें मुख्तलिफ हो सकती है। द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश जो लैंग्वेज है इज डिवाइडेड इंटू मैनी डायलेक्ट्स, बहुत से डायलेक्ट्स में तकसीम उसको किया जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश डिफर्स फ्रॉम अमेरिकन इंग्लिश, इसकी एग्जांपल जो है बहुत बड़ी, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश। अब इसमें ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इनके वर्ड चॉइसेस का डिफरेंस आ जाता है, इनके अटर जो आप वर्ड करते हैं उनका स्टाइल डिफरेंस आ जाता है, इनका एक्सेंट डिफरेंट हो जाता है, तो इसको जी डायलेक्ट बोला जाता है। डायलॉग, अ डायलॉग इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन कैरेक्टर्स। डायलॉग एक किस्म की बातचीत कैरेक्टर्स के दरमियान। इन पोएम्स, पोएम्स में होती है ये जी कन्वर्सेशन होती है, नॉवेल्स में होती है, शॉर्ट स्टोरीज में होती है। डायलॉग्स जो होते हैं आम तौर पर सेट ऑफ बाय कोटेशन मार्क्स टू इंडिकेट अ स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स। अक्सर औकात जब एक राइटर एक स्टोरी लिखता है तो उसको जी कोटेशन के तौर पर बयान कर दिया जाता है कि ये जी इस करेक्टर का डायलॉग है, ये इस करेक्टर ने ये बात कही है और इस करेक्टर से की है। तो ये जी डायलॉग्स हैं, करेक्टर्स के दरमियान कन्वर्सेशन को डायलॉग्स कहा जाता है। फेबल, अ फेबल इज अ ब्रीफ स्टोरी और पोएम यूजुअली with animal characters, a lesson or moral. The moral is usually stated at the end of the fable. फैबल जो है जी ये भी एक स्टोरी है और पोएम है, लेकिन ये आम तौर पर एनिमल कैरेक्टर्स के तौर पर बयान की जाती है। इसमें एनिमल कैरेक्टर्स यूज होते हैं, इसमें एक किस्म का लेसन होता है, एक मॉरल होता है, इखलाकी पैगाम होता है। जो मॉरल होता है वो आम तौर पर इस कहानी के आखिर में बयान किया जाता है। जैसे कि बचपन में आपने बहुत सी स्टोरी पढ़ी होंगी, प्यासा कौवा, थ्रस्टी क्रो, तो ये जी एनिमल से रिलेटेड है, इसको भी आप फेबल बोलेंगे। इसमें एंड पे एक मॉरल, एक लेसन जो है पढ़ने वाले को दिया जाता है जो उसकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए होता है। फिगरेटिव लैंग्वेज, फिगरेटिव लैंग्वेज इज राइटिंग और स्पीच दैट इज नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली। ये एक किस्म की ऐसी लैंग्वेज है जो राइटिंग के तौर पर और स्पीच के तौर पर यूज होती है, बट लिटरली इसको नहीं लिया जा सकता। इसकी कुछ टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, प्रोज, फिक्शन, नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। नॉन फिक्शन में क्या जी आ जाता है, बायोग्राफीज आ जाती हैं, ऑटोबायोग्राफीज आ जाती हैं, लेटर्स, ऐसे एंड रिपोर्ट्स। ड्रामा, सीरियस ड्रामा एंड ट्रेजेडी, कॉमिक ड्रामा एंड मेलोड्रामा। Genre, a genre is divided or type of literature. Genre जो है एक डिवीजन है और टाइप है लिटरेचर की। लिटरेचर इज कॉमनली डिवाइडेड इनटू 3 मेजर जॉनरास। लिटरेचर जो है आम तौर पर 3 किस्म की जो मेजर जो ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। पहला जो है जी पोइट्री, सेकंड वन इज प्रोज एंड थर्ड वन इज ड्रामा। ईच मेजर जॉनरा इज इन टर्न डिवाइडेड इनटू लेसर जॉनरास एज फॉलोज। पहला जी पोइट्री, पोइट्री में आप कह सकते हैं कि लिरिक पोइट्री है, कंक्रीट पोइट्री है, ड्रामेटिक पोइट्री है, नरेटिव पोइट्री है एंड एपिक पोइट्री है। फोल्क टेल,
A folk tale is a story composed orally and then passed from person to person by word of mouth. Folk जो स्टोरी है एक ऐसी स्टोरी है जो कंपोज तो की गई है, बयान की गई है, बोल के बयान की गई है, यानी लिखी नहीं गई, ऑरली, और पास हो रही है आदमी से आदमी बाय वर्ड ऑफ माउथ। इसका जो जरिया है वो वर्ड ऑफ माउथ है, यानी कि मुंह से ये कहानी बयान की गई है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जा रही है। फोक टेल्स ओरिजिनेटेड अमंग पीपल हु कुड नाइदर रीड और राइट। ये स्टोरीज जो है आमतौर पर उन लोगों में पाई जाती हैं जो लिख नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते। These people entertained one another by telling stories aloud. ये लोग जो हैं एक दूसरे को अम्यूजमेंट का जरिया बनते हैं कि ये उनको बयान करते हैं डिफरेंट किस्म की स्टोरीज, often dealing with heroes, adventures, magic और romance. ये जो है ऐसे हीरोज पर मुश्तमिल होती हैं जो एडवेंचरस भी होते हैं, इसमें मैजिक भी होता है और रोमांस भी होता है। ये एक इंटरटेनिंग स्टोरीज होती हैं। Eventually modern scholars collected these stories and wrote them out. अब जो मॉडर्न स्कॉलर्स इस दौर में आ गए हैं, ये इन स्टोरीज को जो पुराने वक्तों में बयान की जाती थी जब लोगों में सेंस नहीं थी कि वो पढ़ सकते होते और लिख सकते, यानी कि वो इतने एजुकेटेड नहीं थे, बट ये स्टोरीज जो हैं बहुत ही दिलचस्प थी जिन्हें मॉडर्न स्कॉलर्स ने लेकर उन्हें लिखना स्टार्ट कर दिया। Folk tales reflect the cultural beliefs and environments from which they come. फोक टेल जो होती हैं हमेशा जो कल्चर जो है जिस कल्चर में लोग पाए जाते हैं उनके एनवायरनमेंट्स को बयान करती हैं, उनके जो कल्चर के बिलीव्स होते हैं स्पेशल काइंड्स के, उनको एलैबोरेट करने के लिए जो है फोक टेल्स जो है यूज किया जाता है। फ्लैशबैक, अ फ्लैशबैक इज अ सीन विद एन स्टोरी दैट इंटरप्रेट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टू रिलेट इवेंट्स दैट ऑकर्ड इन द पास्ट। फ्लैशबैक जो है एक किस्म का सीन है स्टोरी के अंदर जो पुराने वाकयात को जो पास्ट में हुए थे उनको बयान करने के लिए यूज होता है। अक्सर आप ड्रामास देखते होते हैं तो सबसे पहले उसका फ्लैशबैक आप देखते हैं, यानी कि उसकी प्रीवियस जो कुछ झलकियां होती हैं एपिसोड की, के पास में जो उससे पहली एपिसोड थी उसमें क्या वाकयात हुए थे, तो वो जी फ्लैशबैक होता है। उम्मीद करते हैं इस एग्जांपल से आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। Foil. A foil is a character whose behavior and attitude contrast with those of the main character. Foil जी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका एटीट्यूड रवैया कंट्रास्ट होगा मेन कैरेक्टर के साथ। जर्नल, a journal is a daily or periodic account of events and the writer's thoughts and feelings about those events. ये जी एक किस्म का राइटर्स की थॉट्स होती हैं, फीलिंग्स होती हैं इवेंट्स के बारे में, तो वो एक जर्नल के तौर पर उसको बयान कर देता है। एक होता है जी पर्सनल जर्नल। पर्सनल जर्नल्स आर नॉट नॉर्मली रिटन फॉर पब्लिकेशन। ये पब्लिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं क्योंकि राइटर्स इसमें खुद की फीलिंग्स अपनी ज़ाती वाकयात को बयान कर रहा है तो उसको पब्लिश नहीं करवाएगा। बट समटाइम्स, लेकिन बाज़ औक़ात, दे डू गेट पब्लिश लेटर विद परमिशन फ्रॉम द ऑथर और द ऑथर्स फैमिली। लेकिन उसकी ज़िंदगी के बाद या ज़िंदगी में राइटर की खुद की मर्जी से कि मैं ये जी पब्लिश करवाना चाह रहा हूँ, तो वो अक्सर औकात डिफरेंट जो कंपनीज वगैरह हैं पब्लिकेशन की वो पब्लिश करती हैं उसकी ज़िंदगी को लोगों के सामने लाने के लिए। ये जी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसको समझना ज़रूरी है। Limerick. A limerick is a humorous rhyming 5-line poem with a specific meter and rhyme scheme. Limerick एक ऐसी पोएम है जो 5 लाइन्स पर मुश्तमिल है, इसमें एक स्पेशल काइंड ऑफ मीटर है और राइम स्कीम है। Most limericks have 3 strong stresses in line 1, 2 and 5 and 2 strong stresses in line 3 and 4. Most follow the rhyme scheme A A B B A. ये जो राइम स्कीम जो है इसमें A A B B A की फॉलो की जाती है और मेन स्ट्रेसेस जो होते हैं 1, 2 and 5 पे, and then strong stresses on line 3 and 4. Irony with its types. Irony is a contradiction between what happens and what is expected. There are main 3 types of irony. Irony जो है एक किस्म का contradiction है between what happens, क्या हो रहा है, and what is expected और क्या होने वाला है। 3 types हैं जी
आयरनी की आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी। सिचुएशनल आयरनी occurs when something happens that directly contradicts the expectations of the character or the audience. सिचुएशनल आयरनी एक ऐसी आयरनी है कि ऐसी contradictions जो हो रही हैं, ऑडियंस जिसको एक्सपेक्टेशन से उनकी बाहर है, उनकी कंट्रोडिक्ट्स है, वो उसके खिलाफ है कि ये होना नहीं था बट ये हो गया है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। वर्बल आयरनी इज व्हेन समथिंग कॉन्ट्रोडिक्टरी इज सेड, जब कुछ ऐसी कॉन्ट्रोडिक्टरी बात की जाती है तब जी वर्बल आयरनी होती है। और ड्रामेटिक आयरनी, द ऑडियंस इज अवेयर ऑफ समथिंग दैट द कैरेक्टर और स्पीकर इज नॉट। ड्रामेटिक आयरनी में ऑडियंस तो अवेयर है बट स्पीकर इज नॉट, जो बता रहा है वो अवेयर नहीं है। 3 किस्म की आयरनी की टाइप्स हैं, सिचुएशनल, वर्बल एंड ड्रामेटिक। लेजेंड, a legend is a widely told story about the past. Every culture has its own legends, familiar traditional stories. लेजेंड वो लोग होते हैं जो किसी भी कल्चर में बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, इनके मतलब स्टोरीज होती हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये अल्लामा इकबाल हमारे एक लेजेंड हैं, यानी कि वो ऐसे हीरो हैं जिनका पास जो है इंसान की ज़िंदगी में एक तब्दीली लाता है, आप उनसे सीखते हैं, वो हमारे लेजेंड हैं, हमारी ज़िंदगियों को बदलने वाले हैं, कौम का मुस्तकबिल बनाने वाले हैं। ऐसे लोग जो हैं उनको लेजेंड कहा जाता है। मीडिया अकाउंट्स, मीडिया अकाउंट्स आर रिपोर्ट्स, एक्सप्लेनेशंस, ओपिनियंस और डिस्क्रिप्शंस written for television, radio, newspaper and magazines. While some media accounts reports only facts, other include the writer's thoughts and reflections. मीडिया अकाउंट्स वो रिपोर्ट्स, एक्सप्लेनेशन होती हैं और ओपिनियंस राय होती हैं, डिस्क्रिप्शन होती हैं, जो टेलीविजन के लिए, न्यूज़पेपर के लिए, मैगजीन्स के लिए छपती हैं, बयान की जाती हैं, ठीक है। लेकिन सम मीडिया अकाउंट रिपोर्ट्स ओनली फैक्ट्स, लेकिन कुछ जो मीडिया अकाउंट्स होते हैं वो फैक्ट्स पर मुबनी होती हैं, और कुछ जो होती हैं वो राइटर की थॉट पे होती हैं, और वो जो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है आइडियाज रीडर को या व्यूअर को, तो जी वो मीडिया अकाउंट्स होते हैं। A metaphor is a figure of speech in which a word or phrase is applied to an object or action to which it is not literally applicable. मेटाफर एक किस्म का फिगर ऑफ स्पीच है, जो एक वर्ड भी हो सकता है और एक पूरे का पूरा फ्रेज भी हो सकता है। ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाता है और एक्शन पे विच इट इज़ नॉट लिटरली एप्लीकेबल, जिस पे लिटरली वो एप्लीकेबल नहीं होता, यानी कि उस पर अलाउ नहीं किया जा सकता उसको। जैसे आप कह सकते हैं ही इज अ शाइनिंग स्टार, वो एक चमकता हुआ सितारा है। हर लॉन्ग हेयर वॉज अ फ्लोइंग गोल्डन रिवर, उसके जो लंबे बाल हैं वो ऐसे जैसे गोल्डन रिवर की तरह बह रहे हैं। तो ये जी मेटाफर है। नैरेटिव, नैरेटिव इज अ स्टोरी, नैरेटिव एक स्टोरी होती है। नैरेटिव कैन बी आइदर फिक्शन, ये फिक्शन भी हो सकता है, हकीकी भी हो सकता है और नॉन फिक्शन भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है और नॉट इमेजिनरी भी हो सकता है। नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज आर टाइप्स ऑफ फिक्शनल नरेटिव्स, नॉवेल्स होते हैं, जो शॉर्ट स्टोरीज होते हैं ना, ये होती है फिक्शनल नरेटिव की टाइप्स। बायोग्राफीज होती हैं और ऑटोबायोग्राफीज होती हैं, वो नॉन फिक्शन नरेटिव होती हैं, यानी कि इसमें हकीकत बयान की जाती है। और जो पोएम्स होती हैं, ठीक है, वो फिक्शंस होती हैं। दैट टेल्स और आल्सो नैरेटिव्स होते हैं, बट इसमें आप थोड़ी सी जो है वो इमेजिनरी भी डाल देते हैं, ऐसी थॉट्स डाल देते हैं जिनका हकीकत से ताल्लुक नहीं होता। सिंबलिज्म, सिंबलिज्म इज द यूज ऑफ सिंबल्स, ठीक है, सिंबल्स को यूज करना सिंबलिज्म। सिंबलिज्म प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर की डिफरेंट टाइप्स में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। इट कैन highlight certain elements the author wishes to emphasize and also the at the levels of meaning. ये एक ऐसे एलिमेंट जो है राइटर और ऑथर यूज करेगा इम्फसाइज करने के लिए, सिंबलाइज करेगा किसी चीज को, सिंबलिज्म जो है वो यूज करेगा, सिंबल यूज करेगा ताकि जो है रीडर की अटेंशन जो है हासिल कर सके। वो तमाम एलिमेंट्स जो ऑथर इस्तेमाल करता है रीडर की तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए या बयान करने के लिए, उसको सिंबलिज्म कहा जाता है। सिंबल, अ सिंबल इज एनीथिंग दैट स्टैंड्स फॉर
or represent something else. Symbols are common in everyday life. Symbols जो हैं जी किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं. इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं. A dove with an olive branch in its beak is a symbol of peace. ऑलिव ब्रांच पे जब एक डव है तो वो सिंबल किसका है? पीस का, अमन का. अ ब्लाइंड वुमन होल्डिंग अ बैलेंस स्केल. एक अंधी औरत है जो आंखों से नहीं दे सकती, उसने एक स्केल पकड़ा हुआ है बैलेंस, जो सिंबल है जस्टिस का. अ क्राउन इज अ सिंबल ऑफ किंग्स स्टेटस एंड अथॉरिटी. क्राउन जब एक बंदा पहन लेता है तो वो उसका स्टेटस उसका बता रहा है कि ये किंग है, उसके पास एक अथॉरिटी है. तो सिंबल वो रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है सिंबल यूज किया जाता है. सस्पेंस. Suspense is a feeling of anxious uncertainty about the outcome of events in a literary work. किसी भी लिटरेरी वर्क में जब क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी हो, एंशियस फीलिंग क्रिएट करनी हो, तो तब जो है सस्पेंस डेवलप किया जाता है. राइटर क्रिएट सस्पेंस बाय राइजिंग क्वेश्चंस इन द माइंड्स ऑफ द रीडर्स. आमतौर पर जो राइटर्स होते हैं वो डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन जो हैं उनके जरिए रीडर के माइंड में सस्पेंस क्रिएट करते हैं. सस्पेंस इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि क्यूरियोसिटी बढ़ती जाए और रीडर जो है मोर अटेंटिवली उसको कंप्लीट करे ये स्टोरी क्या से क्या होने वाली है. नैरेटिव पोएम. A narrative poem is a story told in verse. Narrative poems often have all the elements of short, including characters, conflicts and plot. नैरेटिव पोएम एक किस्म की स्टोरी होती है जिसमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें बयान की जाती हैं जी. ये शॉर्ट एलिमेंट्स भी होते हैं, इसमें कैरेक्टर्स भी होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होता है, प्लॉट भी है जी इसमें शामिल होता है. तो ये नैरेटिव पोएम कहलाती है. नरेटर. अ नरेटर इज अ स्पीकर और अ कैरेक्टर हु टेल्स अ स्टोरी. स्पीकर होता है नरेटर जो एक स्टोरी को बयान करता है. ये किस्म का कैरेक्टर भी हो सकता है किसी भी स्टोरी में. द नरेटर्स पर्सपेक्टिव इज द वे ही और शी सीज थिंग्स. ये एक किस्म का पर्सपेक्टिव है जिसमें यह बताया जाता है कि ही, चाहे वो मेल है या फीमेल है, किस तरह से जो है चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, उनका नजरिया क्या है, व्यू पॉइंट क्या है. तो ये जी नरेटर होता है. अ थर्ड पर्सन नरेटर इज वन हु टेल्स अ स्टोरी एंड पार्टिसिपेट्स इन इट्स एक्शन. थर्ड पर्सन जो नरेटर होता है वो होता है जो एक स्टोरी बयान करता है और पार्टिसिपेट करता है इन इट्स एक्शन, उसके एक्शंस में. नॉन फिक्शन. नॉन फिक्शन इज प्रोज राइटिंग दैट प्रेजेंट्स एंड एक्सप्लेन्स आइडियाज और दैट टेल्स अबाउट रियल पीपल, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स. नॉन फिक्शन वो तमाम किस्म की राइटिंग्स होती हैं जो रियल लोगों के बारे में होती हैं, जगहों के बारे में होती हैं, प्लेसेस के बारे में होती हैं, ऑब्जेक्ट्स के बारे में होती हैं और इवेंट्स के बारे में होती हैं. नॉन फिक्शंस में हमेशा ऑटोबायोग्राफीज होती हैं, बायोग्राफीज होती हैं, एसेज होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, लेटर्स होते हैं, मेमोज एंड न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स. ऑल दीज टाइप्स इंक्लूडिंग इन नॉन फिक्शन. नॉन फिक्शन जो है हमेशा वो चीज़ें जो रियलिटी बेस्ड होती हैं उनको नॉन फिक्शन कहा जाता है. ओनोमेटोपिया is the use of word that imitate sound. ये एक ऐसा वर्ड है जो साउंड को इमिटेट करता है. फॉर एग्जाम्पल क्रैश, बज, screech, hiss, neigh, jingle and where are examples of onomatopoeia. These are all the sounds. Novel. A novel is a long work of fiction. Novels contain such elements as characters, plots, conflicts and settings. The writer of novel or novelist develop these elements. In addition to its main plot, a novel may contain one or more subplots or independent related stories. A novel may also have several themes. एक नॉवल जो होता है उसमें स्टोरी बयान की जाती है, डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स, प्लॉट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और सेटिंग्स भी शामिल होती हैं. राइटर जो होता है, नॉवलिस्ट होता है, वो रीडर को मुतवज्जो करने के लिए डिफरेंट किस्म के जो है एलिमेंट्स वो क्रिएट करता है. अब एक जो नॉवल होता है उसमें एक प्लॉट के साथ उसमें सब प्लॉट्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट किस्म के थीम्स भी होते हैं. ये एक वाइड वैरायटी होती है, लिमिटेड काम नहीं होता इसमें. मॉरल. अ मॉरल इज अ लेसन टॉट बाय अ लिटरेरी वर्क.
A fable usually ends with a moral that is directly stated. मॉरल एक किस्म का किसी भी लिटरेरी काम में एक किस्म का लेसन जो होता है, अखलाकी सबक, उसको मॉरल कहा जाता है। फेबल जो होता है उसमें आमतौर पर एनिमल की कोई भी स्टोरी होती है जिसमें एंड पे लेसन बयान कर दिया जाता है। मॉरल किसी पोएम में भी बयान किया जा सकता है, किसी नॉवल में भी, किसी शॉर्ट स्टोरी में भी, किसी ऐसे में भी, जो डायरेक्टली स्टेटेड किया जाता है, यानी डायरेक्टली बयान कर दिया जाता है। द मॉरल मस्ट बी ड्रॉन बाय द रीडर बेस्ड ऑन अदर एलिमेंट्स इन द वर्क। मॉरल जो है रीडर के लिए होता है ताकि रीडर जो है इससे सबक ले सके, अपनी लाइफ में कुछ चेंजिंग्स लेकर आ सके। साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन combines elements of fiction and fantasy with scientific fact. साइंस फिक्शन जो है जी वो रियलिटी है। रियलिटी जब साइंस फिक्शन की बात आती है कि वो दो एलिमेंट लेकर आती है, फिक्शन को, और जब फैंटेसी को कंबाइन कर दिया जाता है तो वो साइंटिफिक फैक्ट बन जाता है। मैनी साइंस फिक्शन स्टोरीज आर सेट इन द फ्यूचर। बहुत सी जो साइंटिफिक स्टोरीज होती हैं, साइंस फिक्शन होती हैं, उनकी जो सेटिंग्स होती है वो फ्यूचर रिलेटेड होती है। सेंसरी लैंग्वेज इज राइटिंग और स्पीच दैट अपील्स टू वन और मोर ऑफ द फाइव सेंसेस। सेंसरी लैंग्वेज वो होती है जो इंसान की जो फाइव सेंसेस जो अल्लाह ताला ने उसको दी हैं, उनको अपील करना, उनको काम में लेकर आना जब इंसान करता है तो जी सेंसरी लैंग्वेज को डिवेलप करना होता है। सिमिली। A simile is a figure of speech that uses like or as to make a direct comparison between two unlike ideas. दो मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज में जब कंपैरिजन किया जाता है डायरेक्ट किस्म का, तो इसको सिमिली कहा जाता है। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। एवरी स्पीच ऑफन कंटेन सिमी लेस सच एज पेल एज अ गोस्ट, गुड एज गोल्ड, spread like wildfire, and clever as a box. Sound devices. Sound devices are techniques used by writers to give musical effects to their writings. राइटर्स जब अपनी राइटिंग्स को म्यूजिक इफेक्ट देना चाहते हैं तो वो साउंड इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। साउंड डिवाइसेस जो है अपने काम को उससे रिलेट करके उसमें एक किस्म का एडवेंचर क्रिएट करने के लिए, मजा, एंटरटेनमेंट क्रिएट करने के लिए साउंड इफेक्ट यूज किए जाते हैं। सम ऑफ दीज इंक्लूड्स ओनोमेटोपिया, एलिट्रेशन, राइम, मीटर एंड रेपिटेशन। Tune. The tune of a literary work is the writer's attitude toward his or her audience and subject. The tune can often be described by a single adjective such as formal or non-formal, serious, playful and bitter. टून जी एक किस्म का लिटरेरी वर्क है जो राइटर इस्तेमाल करता है अपनी ऑडियंस के लिए। टून जो है ये एक सिंगल किस्म का एडजेक्टिव है। ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, सीरियस भी हो सकता है, प्लेफुल भी हो सकता है और बिटर भी हो सकता है। ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट लिंक्स two opposite or contrary words to point out an idea or situation that seems contradictory or inconsistent, but on closer inspection turns out to be somehow true. ये किस्म का जी फिगर आउट ऑफ स्पीच है जो लिंक करता है ऑपोजिट वर्ड्स को और पॉइंट करता है एक सिचुएशन जो है ना क्रिएट करने के लिए जी ये यूज किया जाता है। टू पॉइंट आउट एन आइडिया और सिचुएशन, किसी आइडिया को पॉइंट आउट करना और सिचुएशन को जो कॉन्ट्रोडिक्टरी सी लग रही है, इनकंसिस्टेंट है, बट ऑन क्लोजर इंस्पेक्शन टर्न्स आउट टू बी समहाउ ट्रू। बट जब क्लोजर उसकी इंस्पेक्शन की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है, तो समहाउ वो ट्रू भी होती है। राइम। राइम इज द रेपिटेशन ऑफ साउंड्स एट द एंड्स ऑफ वर्ड्स. Poet uses rhymes to lend a song like quality to their verses and to emphasize certain words and ideas. Another common device is the use of internal rhymes or rhyming words within lines. Internal rhymes also emphasizes the following nature of a poem. राइम वो तमाम रेपिटेटिव वर्ड्स होते हैं जो राइटर होता है या पोएट होता है वो अपनी बात को एम्फसाइज करने के लिए, अपनी आइडियाज को प्रोमिनेंट करने के लिए यूज करता है। Refrain. A refrain is a regularly repeated line or group of line in a poem or song. वो तमाम लाइनें पोएम के अंदर जो रेगुलरली रिपीटेड हो
उसको रीफ्रेम कहा जाता है। प्रोज, प्रोज जो है इज द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ रिटन लैंग्वेज, ये एक रिटन लैंग्वेज की फॉर्म है। मोस्ट राइटिंग्स दैट इज नॉट पोएट्री, बहुत सी राइटिंग जो पोएट्री नहीं होती, ड्रामा और सॉन्ग इज कंसिडर्ड प्रोज, वो प्रोज समझी जाती हैं। प्रोज इज वन ऑफ द मेजर जॉनरास ऑफ लिटरेचर, प्रोज एक मेजर जॉनरा है जो लिटरेचर में यूज है। एंड अकर्स इन द फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, ये एक यूनिक सा ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ रिटन लैंग्वेज है जो फिक्शन में भी यूज होता है और नॉन फिक्शन में भी यूज होता है। ए राइम स्कीम इज अ रेगुलर पैटर्न ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन अ पोएम, ये किस्म का पैटर्न है जो रेगुलर तौर पर पोएम में यूज किया जाता है। टू इंडिकेट द राइम ऑफ अ पोएम, किसी भी पोएम के राइम को बताने के लिए या उसकी निशानदेही करने के लिए one uses lower case letters. Each rhyme is assigned a different letter as follows in the first stanza of Dust of Snow by Robert Frost. The way I crow A, shock down on me B, the dust of snow A, from a hemlock tree B. Thus the stanza has the rhyme scheme A B A B. Speech. A speech is a non-fiction work that is delivered orally to an audience. There are many kinds of speeches suiting almost every kinds of public gathering. Speech जो है एक नॉन फिक्शन सा वर्क है जो ऑडियंस को ऑरली डिलीवर किया जाता है। बहुत किस्म की स्पीचेस होती हैं, कुछ स्पीचेस पब्लिक होती हैं, कुछ पब्लिक नहीं भी होती। अब टाइप्स ऑफ स्पीचेस इंक्लूड ड्रामेटिक, परसुएसिव एंड इंफॉर्मेटिव। स्पीच जो है उर्दू में इसको तकरीर कहा जाता है, ठीक है। इसकी कुछ टाइप्स हैं, एक तो इसकी ड्रामेटिक है, दूसरी इसकी परसुएसिव है, थर्ड वन इसकी इंफॉर्मेटिव है। स्टेजिंग इंक्लूड्स द सेटिंग, लाइटिंग, कस्टम्स, special effects and music that go into a stage performance of a drama. Staging वो तमाम किस्म की लाइटिंग, कस्टम्स, स्पेशल इफेक्ट्स और म्यूजिक जो है स्टेज की परफॉर्मेंस और ड्रामा के दरमियान दिया जाता है उसको स्टेजिंग कहा जाता है। यानी कि स्टेज को सेट कर देना, उसकी सेटिंग जो है बना देना, उसको हम स्टेजिंग का नाम देते हैं, जिससे ड्रामे में चार चांद लग जाते हैं। सीन, अ सीन इज अ सेक्शन ऑफ अनइंटरप्टेड एक्शन इन द एक्ट ऑफ अ ड्रामा। सीन वो तमाम किस्म के जो एक प्ले है, एक ड्रामा है, उसमें सीन्स आते हैं, वो एक्शंस होते हैं, ठीक है। एक्ट होता है ड्रामा में, उसको सीन कहा जाता है। मिथ, अ मिथ इज अ फिक्शनल टेल दैट एक्सप्लेन्स द एक्शंस ऑफ गॉड्स और हीरोज और द ओरिजिन्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नेचर। मिथ एक किस्म की फिक्शनल टेल है जिसमें क्या बयान किया जाता है, एक्शंस किसके, गॉड के और हीरोज के, और ओरिजिन्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, नेचर के कुछ एलिमेंट्स होते हैं इसमें शामिल मिथ में। मिथ्स आर पार्ट ऑफ द ओरल ट्रेडिशन, oral tradition है ये myth. They are composed orally and then passed from generation to generation by word of mouth. Every ancient culture has its own methodology and mythology और collection of myths. हर जो कल्चर होता है वो orally कुछ बातें जो हैं जनरेशन टू जनरेशन मूव करती हैं, नस्लों से नस्लों तक जाती हैं, बट ये उनके कल्चर का हिस्सा होता है। ये जो कलेक्शन होती है ये उनके कल्चर की, उनकी जो एंशिएंट जो लैंग्वेजेस होती हैं उनकी कल्चर की और उनके वाक़यात होते हैं उनको बताने के लिए मिथ इस्तेमाल होती हैं। ग्रीक और रोमन जो मिथ्स हैं और नॉन कलेक्टिवली एज क्लासिकल मैथोलॉजी। ग्रीक और रोमन की जो मिथ्स हैं बहुत ही फेमस हैं, इनके जो वाक़यात हैं एंशिएंट ग्रीक के जो मिथ्स हैं ये ज़्यादा पॉपुलर हैं। हैको, द हैको इज अ 3-line जापानीज वर्स फॉर्म। हैको जो है 3-line जापानीज वर्स फॉर्म है। द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स ऑफ अ हैको ईच हैज syllables. The second line has 7 syllables. A writer of haiku uses images to create a single vivid picture, generally a scene from nature. आम तौर पर हैको का जो राइटर होता है इमेजेस क्रिएट करता है, वो सिंगल हो सकते हैं, विविड पिक्चर्स हो सकती हैं, एक सीन हो सकता है नेचर से, ठीक है। ये जो हैको है, हैको जो है 3-line जापानीज वर्स फॉर्म है।
Idiom. An idiom is an expression that has a meaning particular to a language or region. Idiom एक किस्म का expression है किसी भी language में और region में. अपनी बात को बयान करने के लिए जब आप एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं, वो किसी खास लैंग्वेज से हो सकता है, किसी खास इलाके से हो सकता है, तो उसको आइडियम कहा जाता है. कुछ एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पे हैं. 7th grade, Gary Soto uses the idiom making a face, which means to contour one's face in an usually unattractive way. आमतौर पर अनअट्रैक्टिव वे में जो बयान किया गया, तो ये किस्म का आइडियम जो है उसने यूज किया. हीरो एंड हेरोइन, इससे तो आप सब वाकिफ होंगे. अ हीरो और हेरोइन इज अ कैरेक्टर हुज एक्शंस आर इंस्पायरिंग और नोबल. ये एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसके एक्शंस, उसके जो काम है, मामलात हैं, वो इंस्पायरिंग होते हैं, नोबल होते हैं. Often heroes and heroines struggle to overcome the obstacles and problems that stand in their way. Note that the term was originally used only for male characters, while female characters were always called heroine. However, it is now acceptable to use hero to refer to female as well as to males. हीरो और हीरोइन वो कैरेक्टर्स होते हैं जो किसी भी कहानी में इम्पोर्टेंट होते हैं, मेन होते हैं और यही पूरी कहानी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. आमतौर पर हीरो का जो लक़ब है वो मेल कैरेक्टर को दिया जाता है और हेरोइन का जो लक़ब है वो फीमेल कैरेक्टर को दिया जाता है. हीरो और हेरोइन बोथ ही किसी भी प्लॉट की, ड्रामा की, नॉवल की, शॉर्ट स्टोरी की जान होते हैं, जिस पर पूरी की पूरी कहानी जो है मुनहसर होती है. ह्यूमर इज राइटिंग इंटेंडेड टू इवोक लाफ्टर. ह्यूमर जो होता है राइटिंग में लाफ्टर क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है. While most humorists try to entertain, humor can also be used to convey a serious theme. मोस्ट जो राइटर्स होते हैं, वो ह्यूमरिस्ट जो होते हैं, वो ट्राई करते हैं कि रीडर को और व्यूअर को इंटरटेन कर सकें. और ये नहीं कि सिर्फ आपने कॉमिक ही डिलीवर करना है, ह्यूमरिस्ट का फोकस ये नहीं होता, सीरियस चीज़ों को भी कॉमिक के ज़रिए कन्वे किया जा सकता है. आजकल जी एक मूवी बहुत ज़्यादा फेमस है, दी जोकर. अगर आप वो देखेंगे, वो सीरियस इश्यूज जो हैं उसको कॉमिक वे में एक्सप्लेन किया जा रहा है ताकि जो देखने वाला है वो इंटरटेन भी हो सके और जो सीरियस थीम है मूवी का वो भी कन्वे हो सके. इसको कहा जाता है ह्यूमर. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ लिटरेरी वर्क इंक्लूड्स द एक्चुअल पॉलिटिकल and social events and trends of the time. When a work takes place in the past, knowledge about that historical time period can help the reader understanding its setting, background, culture, and message as well as the attitude and of its characters. Historical context क्या है? ऐसी तमाम मालूमात जो पास्ट में हुई हों, वो उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है. अब आप कहते हैं जी चेनाय एचबी एक राइटर हैं जिन्होंने थिंग्स फॉल अपार्ट लिखी है, तो उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ठीक है, वो जो उसका हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है जिससे आप जो प्रेजेंट है उसको समझेंगे. अगर आप प्रेजेंट में कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसका जो पास्ट में जो उसकी नॉलेज है उसको समझना जरूरी है कि वो क्या पीछे बात हो रही है, तभी आपको जो है प्रेजेंट की चीज समझ आ जाएगी. तो इसको जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कहा जाता है. पुरानी मालूमात जो होती हैं, पुरानी इंफॉर्मेशन जो होती हैं, जो बैकग्राउंड्स होते हैं, उनको रिलेट कर कर न्यू चीज को समझना और उसका जो पीछे बैकग्राउंड में कुछ अटैचमेंट्स होना, उसको जी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कहा जाता है. लिटरेरी वर्क होता है ये किस्म का. मोटिव इज अ रीजन that explains or partially explains a character's thought, feelings, actions और speech. मोटिव एक किस्म का जी रीजन है जो एक्सप्लेन करता है कैरेक्टर की थॉट्स को, फीलिंग्स को, एक्शंस को और स्पीच को. राइटर्स जो होते हैं ट्राई टू मेक देयर कैरेक्टर्स मोटिव्स और मोटिवेशंस एज क्लियर एज पॉसिबल. जब एक राइटर किसी काम को लिखता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि जो करेक्टर के जो मोटिव्स हैं उनको अच्छे तरीके से बयान कर सके, जितने वो
पॉसिबल वे में कर सकता है, उसकी जो मोटिवेशंस है उनको भी अच्छे तरीके से बयान करे। इफ द मोटिव ऑफ अ मेन कैरेक्टर आर नॉट क्लियर देन द कैरेक्टर विल नॉट बी बिलीवेबल। अगर जो कैरेक्टर है उसका मोटिव ही अच्छे तरीके से बयान नहीं होगा, पॉसिबल वे में क्लियर नहीं होगा, तो वो जो कैरेक्टर है उस पर पढ़ने वाला कैसे यकीन करेगा। तो जी ये मोटिव है आपके सामने, आपको समझ आ गया होगा। Personification. Personification is a type of figurative language in which a non-human subject is given human characters. Personification एक किस्म का जो फिगरेटिव लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाली एक टाइप है, जिसमें जो नॉन ह्यूमन होता है, जो ह्यूमन नहीं होता सब्जेक्ट, उसको एक किस्म का ह्यूमन कैरेक्टर दे दिया जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई। अब लाइटनिंग जो है वो एक ह्यूमन नहीं है, बट वो डांस अक्रॉस द स्काई, ये इस किस्म की जो है पर्सोनिफिकेशन जो है इसमें इस्तेमाल की जा रही है। इसी तरह डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स हैं। माई अलार्म क्लॉक येल्स एट मी टू गेट आउट ऑफ बेड एवरी मॉर्निंग। अब अलार्म क्लॉक जो है वो कोई ह्यूमन तो नहीं है। जब आप कहते हैं कि माई अलार्म क्लॉक येल्स एट मी टू गेट आउट ऑफ बेड एवरी मॉर्निंग, तो आप जो एक नॉन ह्यूमन को जब ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक दे देंगे तो इसको जी आप पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। Persuasion. Persuasion is used in writing or speech that attempts to convince the reader or listener to adopt a particular opinion or course of action. ये जी एक ऐसा राइटिंग में और स्पीच में एक अटेम्प्ट होती है कि रीडर को कन्विंस किया जा सके कि वो अडॉप्ट करे पर्टिकुलर ओपिनियन, एक ख़ास किस्म की राय और एक ख़ास किस्म का एक्शन। जैसे कि न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स and letters to the editor use persuasion. So do advertisements and campaigns speeches given by political candidates. इसी तरह जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं और कैंपेन्स होती हैं, उसमें स्पीचेस होती हैं, खास किस्म की राय को जब अडॉप्ट करने के लिए कहा जाए जी, वो एक किस्म की परसुएशन है। Playwright. A playwright is a person who writes plays. विलियम शेक्सपियर इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट प्लेराइट इन इंग्लिश लिटरेचर। प्लेराइट वो पर्सन होता है जो प्ले लिखता है। विलियम शेक्सपियर एक जाने माने प्लेराइट हैं इंग्लिश लिटरेचर में। फ्री वर्स इज पोएट्री नॉट रिटन इन अ रेगुलर rhymical pattern or meter. The poet is free to write lines of any length or with any number of stresses or beats. Free verse is therefore less constraining than metrical verse, in which even line must have a certain length and a certain number of stresses. Free verse जो होती है जी is not written in a regular जो आमतौर पर यूज होता है rhymical, pattern, meter, तो free verse में इस्तेमाल नहीं होता। पोएट जो है इज फ्री, यानी कि वो आज़ाद है लिखने में, एनी लेंथ किसी भी लेंथ में, एनी नंबर और स्ट्रेसेस और बीट्स। फ्री वर्स जो है इज देयर फॉर लेस कॉन्स्ट्रेनिंग देन मेट्रिकल वर्स। मेट्रिकल वर्स जो होता है ना, उसमें इच एवरी लाइन में मस्ट हैव अ लेंथ, एक लेंथ होनी चाहिए, एक स्ट्रेस होना चाहिए, एक खास नंबर की बीट होनी चाहिए। शॉर्ट स्टोरी. A short story is a brief work of fiction. ये जी एक मुख्तसर सा काम है फिक्शन। लाइक अ नॉवल, जैसे कि एक नॉवल होता है, शॉर्ट स्टोरी होती है। प्रेजेंट्स अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और प्लॉट्स, एक किस्म के सीक्वेंस और इवेंट्स जो होते हैं प्लॉट में, वो एक शॉर्ट स्टोरी में बयान किए जाते हैं। ठीक है। द प्लॉट यूजुअली डील्स विद अ सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट फेस्ड बाय अ मेन कैरेक्टर और प्रोटैगनिस्ट। प्लॉट जो होता है आमतौर पर सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट फेस्ड बाय अ मेन कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर ने या प्रोटैगनिस्ट जो है उसने किसी किस्म की जो कॉम्प्लेक्सिटी फेस की है। द इवेंट स्टोरी यूजुअली कम्युनिकेट अ मैसेज अबाउट लाइफ। जो इवेंट्स होते हैं ना स्टोरी में, वो आमतौर पर एक मैसेज होता है लाइफ के बारे में और ह्यूमन नेचर के बारे में। द मैसेज और सेंट्रल आइडियाज इज द स्टोरीज थीम। यही जो मैसेज होता है, पैगाम होता है, यही स्टोरी का मेन थीम होता है। इसको जिस शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है जो ब्रीफली बयान की जाती है।
तो जी गाइस, इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। गाइस, अगर आप इस चैनल के ज़रिए लर्न कर रहे हैं तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।